ज्योतिष में सबसे मुश्किल माने जाने वाले ग्रह केतु जो अचानक परिणाम देते हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। वह 3 जून 2021 को शनि के नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं और इस पूरे साल वहीं रहेंगे। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, यानी सभी राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, वह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर किसी को कुछ तकलीफ आ रही है इस नक्षत्र गोचर से, तो वह क्या साधारण और अच्छे उपाय करे जिससे उसे तकलीफों से राहत मिल जाए, वह भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। रहस्य, रोमांच व मोक्ष के ग्रह केतु दंड, न्याय व सेवा के ग्रह शनि के नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का हम सब पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, केतु 3 जून को इस नक्षत्र में चले जाएंगे और पूरे साल इसी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो पूरे साल हम सब पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। वैसे तो हम सब पर ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन किन लोगों पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा? जो लोग भी केतु या मंगल या शनि की राशि वाले हैं। केतु की राशि कौन सी है? केतु अपनी राशि मेष और वृश्चिक को मानता है। वहीं मंगल की राशि तो मेष और वृश्चिक होती ही है और शनि की राशि मकर और कुंभ है। तो केतु, मंगल और शनि की राशि वाले लोगों पर इसका असर बाकी राशि वालों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जिन भी लोगों का जन्म केतु, मंगल और शनि के दिनों पर हुआ है, यानी केतु का नंबर अंक ज्योतिष में 7 माना जाता है, शनि का 8 और मंगल का 9। तो जिन लोगों का जन्म 7, 16, 25 को हुआ वह केतु वाले, जिनका जन्म 8, 16, 26 को हुआ वह शनि वाले और 9, 18, 27 मंगल वाले लोग माने जाते हैं। तो इन तारीखों पर भी जिनका जन्म हुआ है, चाहे उनकी राशि कुछ भी हो, उन पर भी इसका बहुत अधिक असर पड़ेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। पहले वीडियो यानी अगले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, उसी भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले देखेंगे केतु क्या है, ब्रीफ देखेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर देखेंगे अनुराधा नक्षत्र क्या है, फिर देखेंगे राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि हम अपने अच्छे उपाय क्या करें इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आप शुरू के 2 हिस्से नहीं सुनेंगे, यानी केतु और अनुराधा नक्षत्र क्या है, तब तक आपको अपना राशिफल और उपाय अच्छे से समझने में मदद नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आप यह स्किप करना चाहते हैं, सिर्फ राशिफल उपाय सुनना चाहते हैं, तो कुछ मिनट आगे इस वीडियो को बढ़ाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शुरू के हिस्सों को सुनेंगे तो आपको अपना राशिफल और उपाय समझने में अधिक आसानी होगी और इफ़ेक्टिवली आप अपने उपाय भी कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केतु क्या है। केतु देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। केतु, कौन है तू, तुम कौन हो? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न का जवाब मिल गया तो हमें अपना स्वरूप पता चल जाता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया। मोक्ष क्या है? मोह के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। तो लिबरेशन क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति मोह का क्षय है। तो केतु क्या करता है? केतु हमें मोक्ष के रास्ते पर डालता है। कैसे मिलेगा यह रास्ता? गीता में भगवान कहते हैं 2 ही मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी पाथ ऑफ एक्शन एंड पाथ ऑफ रिनंसिएशन। संसार का रास्ता प्रवृत्ति का और भगवान का रास्ता निवृत्ति का। तो केतु कहता है आपको भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। केतु की दशा में या केतु के नक्षत्र गोचर में यही बात प्रमुख हो जाती है। अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हुए नहीं हैं, ध्यान समाधि नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं उसकी तरफ, तो फिर आपको केतु बहुत बुरे रिजल्ट देता है। वहीं अगर आप केतु को यह इशारा दें, यानी समझाएं कि दुनिया में रहने के लिए काम भी करना ज़रूरी है और मोक्ष का प्रयास भी ज़रूरी है, तो फिर केतु आपको तंग नहीं करेगा। इस बेसिक बात का लोग ध्यान नहीं रखते हैं और केतु के कई उपाय करते रह जाते हैं। केतु उपायों से मानने वाला ग्रह नहीं है। देखिए, इसके पास सर नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी ऐसे आदमी को जाकर अपनी बात समझाइए जिसके पास सर नहीं है, मुंह, आंख, नाक, कान कुछ नहीं है, आप कैसे समझा सकते हैं?
आप नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह केतु को भी समझाना यानी उसके उपाय करना बहुत मुश्किल है। केतु सिर्फ भावना का ग्रह है, ऐसे लोगों को हमें हाथ पकड़ना पड़ता है। तो भावना यानी जब तक आप में समर्पण नहीं होगा, केतु का आप उपाय नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अनुराधा नक्षत्र क्या है। देखिए, अनु प्लस राधा, इन दो शब्दों को मिलाने से अनुराधा बनता है। अनु का मतलब क्या होता है? जो पीछे आता है। जैसे अनुज, हमारे छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं? अनुज, जो हमारे पीछे जन्म हुआ जिसका। इसी तरह अनुराधा का मतलब क्या हुआ? राधा के पीछे जो आते हैं। राधा के पीछे कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। तो यह प्रेम का नक्षत्र है। बहुत सुंदर नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है और प्रेम का नक्षत्र है। और राधा के पीछे कौन आती हैं? उनकी अष्ट सखियां। अष्ट सखियां क्या करती हैं? राधा की सेवा करती हैं, रास में कृष्ण और राधा की सहायता करती हैं और आनंद भी उठाती हैं। अष्ट सखियां कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या। तो यह अष्ट सखियां हैं। अब देखिए, भक्ति के भी अष्ट सात्विक लक्षण कहे गए। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, वैवर्ण्य और प्रलय। तो यह भक्ति का भी नक्षत्र है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं इस नक्षत्र में। अगर आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है या आपका कोई इंपॉर्टेंट ग्रह इस नक्षत्र में है तो आप में यह गुण होंगे। राधा का मतलब एक और होता है। राधा राधना शब्द से बना है। राधन यानी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। तो यह समृद्धि का भी नक्षत्र है, धन देने वाला नक्षत्र है। देखिए, शनि समृद्धि के कारक हैं। कलयुग में अगर शनि अच्छा नहीं होगा तो आपके पास समृद्धि पावर होगी ही नहीं। तो राधना यानी प्रोस्पेरिटी, आराधना वर्ड इसी राधन से बना है। आ यानी आना और राधन यानी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। वह आध्यात्मिक समृद्धि भी हो सकती है। तो हम आराधना जब करते हैं ईश्वर की तो किस लिए करते हैं? ताकि या तो हमें ईश्वर मिले या संसार के सुख मिले। तो आराधना शब्द भी इसी राधन वर्ड से बना है। तो यहाँ यह देखिए कि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां जिनकी चर्चा की गई, कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं? जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सिद्धियां क्या देती हैं? हमें प्रोस्पेरिटी देती हैं, समृद्धि देती हैं। कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वशित्व। यह सिद्धियां हैं ना। तो 8 सिद्धियां हैं। तो यह सिद्धि देने वाला नक्षत्र, यानी इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है सांसारिक रूप से। यह प्रसिद्धि भी दिलाता है और पावर भी दिलाता है। पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए यह बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। शनि का नक्षत्र है। मोदी जी का जन्म नक्षत्र अनुराधा है। तो यह पावर का नक्षत्र है। 8 से इसका बड़ा रिश्ता है इस नक्षत्र का। देखिए, शनि का नंबर भी 8 है, जैसे इस नक्षत्र का नंबर 8 है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अब पुष्य देखिए 8वां नक्षत्र है। नक्षत्र की जब हम गिनती शुरू करते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य 8वां नक्षत्र है। और अनुराधा 17वां नक्षत्र है, 7 और 1 8। उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है, 6 और 2 8। तो शनि के तीनों नक्षत्रों के भी अगर आप नंबर्स जोड़ेंगे तो 8 ही आते हैं। यह एक बड़ी अच्छी बात है शनि के साथ। और देखिए, नक्षत्रों का सीक्वेंस जो ऋषियों ने लिखा वह भी एक लॉजिक के साथ ही था। कृष्ण और राधा का जन्म भी अष्टमी को हुआ है। तो देखिए, 8 से इसका बड़ा गहरा रिश्ता है। अच्छाई क्या है इस नक्षत्र की? यह सेवा का, प्रेम का, भक्ति का, सत्ता का और समृद्धि का नक्षत्र है। और इसमें परेशानी क्या आती है इस नक्षत्र में? लौकिक दूरी बहुत रहती है। कृष्ण राधा देखिए, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे के कभी पूरी तरह से सांसारिक रूप से नहीं हो सके। तो यहां शादी के लिए यह नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। शनि के कोई भी नक्षत्र शादी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि शनि और केतु आइसोलेशन के ग्रह हैं। इसीलिए इनका किसी तरह से आपके जीवन साथी के भाव से जुड़ना या शादी के समय में इनका आना अच्छा नहीं होता। इसलिए देखिए, शनि का पुष्य नक्षत्र मुहूर्त के लिए राजा माना जाता है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य, यह नक्षत्र साल में जब भी आए आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, नई नौकरी शुरू करना, सिर्फ शादी के लिए मना है। क्यों? शनि सेपरेटिव प्लैनेट है, उसके नक्षत्र में शादी किया हुआ टिकेगा नहीं। तो केतु भी अकेलेपन को ले जाता है। केतु वैसे भी कहा जाता है कि केतु
मेरे गुरुदेव कहते थे कि केतु जिस घर में बैठे उस घर से जुड़े हुए भोग अपने हमने पिछले ही जन्मों में पूरी तरह से भोग लिए हैं, तो इस जन्म में हमें उससे कोई लगाव खास नहीं होगा। जैसे किसी का अगर 7वें घर में केतु हो तो पत्नी से बहुत ज़्यादा उसका या पति से मन नहीं मिलेगा, एक अनिच्छा सी रहेगी। 5वें घर में केतु हो तो क्या होगा, संतान की तकलीफ होगी, या तो संतान होगी नहीं या संतान से लाभ नहीं होगा या संतान को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। इसलिए केतु और राहु 7वें घर में बैठकर तलाक भी कराते हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह इस नक्षत्र की बुराइयां हैं। अब आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि देखिए प्रॉब्लम इसमें एक और आती है, बैक बाइटिंग की, यानी पीछे से अगर आपको कोई विश्वासघात करे तो उसकी भी समस्या आती है। जटिला कुटिला, राधा रानी की ननद और सास थी जटिला और कुटिला, और हमेशा वो इसी प्रयास में रहती थी कि राधा कभी भी कृष्ण से नहीं मिल पाए। तो ऐसे लोगों के साथ, अनुराधा नक्षत्र के लोगों के साथ ऐसे लोग उनके पीछे लगे ही रहते हैं जो उनका नाम खराब करना चाहते हैं या उनके जीवन में समस्याएं घोलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग मन के भोले होते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं लेकिन विश्वासघात के शिकार होते हैं। तो प्रॉब्लम एक और आती है, अगर ऐसे लोग केतु और अनुराधा नक्षत्र और शनि इनका ज़रा सा भी बिगड़ा तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, मेलनकोलिया हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा, हॉस्पिटल तक चले जाना पड़ सकता है। यह इस नक्षत्र की बुराई है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यह वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि क्रश्च धातु से बनी है। संस्कृत की क्रश्च का मतलब होता है टू कट, काटना। वैसे भी देखिए आपका वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में कहाँ आती है, 8वें भाव में। 8वां भाव क्या है, अचानक होने वाली समस्याएं, रहस्य, समाधि, मंत्र, यह सब 8वें भाव से देखते हैं। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म भी 8वें भाव से देखते हैं। केतु भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करता है क्योंकि केतु को कहा गया डार्क हाफ ऑफ द मून, चंद्रमा का वह हिस्सा जो हमें कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए केतु छाया ग्रह है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। केतु को इसीलिए वृश्चिक राशि पसंद है। वृश्चिक में इसीलिए वह उच्च हो जाता है। और केतु को 8वां घर भी पसंद है क्योंकि यह समाधि का घर है, मंत्र का घर है। तो यहाँ इस बात का आपको विचार रखना पड़ेगा कि 8वें घर में बैठा हुआ केतु अगर आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, लेकिन अगर यह ज़रा भी आपकी राशि के लिए निगेटिव है तो बहुत बड़ी समस्याएं देगा। 8वें घर से हम अचानक होने वाले धन के नुकसान को भी देखते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद भी देखते हैं, सेहत की बड़ी समस्याएं देखते हैं, मृत्यु भाव भी कहते हैं। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाना, शनि के ही नक्षत्र में जो कि बीमारियों का, मृत्यु का भी स्वामी होता है, अगर आपकी राशि में ज़रा सा भी निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, खास तौर पर गोचर में, यानी शनि और मंगल के गोचर पर आपको विशेष निगाह रखनी पड़ेगी जब तक केतु अनुराधा नक्षत्र में है। तो आपको अगर इसका निगेटिव ज़रा भी रिजल्ट मिल रहा हो तो आपको सेहत की बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। तो यहाँ इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोज़ में कवर किया है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का केतु के नक्षत्र गोचर का क्या फल मिलेगा वह बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दे दिया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक केतु के नक्षत्र गोचर का क्या फल होगा और हम केतु के क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन उनके दूसरे भाव में हो रहा है, यानी दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में केतु भी बैठे हुए हैं और आपकी राशि के जो सबसे अच्छे मित्र और योग कारक ग्रह शनि हैं उनके नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं। तो अनुराधा नक्षत्र के शनि को यह केतु और अच्छा बना देंगे क्योंकि केतु का यह स्वभाव ही है कि जब वह बली होते हैं और जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वह नक्षत्र स्वामी अभी गोचर में बली हो, फिर उसके प्रभाव में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो शनि के अच्छे प्रभाव में केतु बढ़ोतरी कर देंगे। अब शनि तुला राशि के लिए उनके चौथे और 5वें घर के मालिक बनते हैं। चौथा भाव सुख भाव, घर, जमीन, मकान, वाहन और 5वां भाव मंत्र, विद्या
पद प्राप्ति, संतान का भाव, तो इन सब मामलों में आपके केतु बढ़ोतरी कर देंगे। केतु आपके दूसरे भाव में बैठकर लेकिन एक चीज आपको बढ़ा देंगे, वो क्या है? खर्च। खर्च भी बढ़ जाएगा आपका। हो सकता है आपको बहुत ऐसे लोग होंगे तुला राशि को जिनके अपने बच्चों की हायर एजुकेशन पे खर्च करना पड़ जाएगा, क्योंकि केतु संतान के भी कारक होते हैं और दूसरा भाव धन का भाव होता है। उसमें जब केतु बैठते हैं तो धन का व्यय कराते हैं। धन का व्यय किस पे होगा? कुटुंब भाव है दूसरा भाव, तो अपने कुटुंब यानी अपने परिवार पर ही, और उसमें भी अपनी संतान पर। जिन लोगों के संतान नहीं है या संतान बड़ी हो गई है उन पर खर्च नहीं, तो फिर उनको अपने परिवार के बाकी किसी मेंबर पर खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। केतु तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वाणी पर अपने संयम रखें, किसी से तीखा ना बोलें। दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु आदमी को भाषा गंदी कर देता है। ऐसे लोग कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से उनमें आपसी मनमुटाव पारिवारिक भी हो जाता है, परिवार में उलझने बढ़ा देता है कभी कभी ऐसा केतु। इन्हीं बातों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो तुला राशि वाले लोगों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर उन्हें अच्छे रास्ते खोलता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए केतु उनके राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी अभी केतु वृश्चिक राशि में ही हैं। जब तक यहाँ केतु अनुराधा नक्षत्र में है तब तक वह वृश्चिक राशि में भी रहेंगे। तो राहु या केतु का राशि के ऊपर से गोचर करना हमेशा कुछ समस्याएं और कुछ संभावनाएं दोनों देता है। समस्याएं क्या होती हैं? आदमी बहुत बार अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग कर देता है या भूल कर देता है ऐसी जिसका परिणाम उसको बाद में बहुत समय तक भोगना पड़ता है। तो किसी जानबूझकर की हुई भूल से आपको बचना पड़ेगा और कोई ऐसा रैश डिसीजन मत लीजिए जिसका आपको परिणाम बाद में मिलने की संभावना हो। यही केतु लग्न में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राशि पर बैठा हुआ केतु आदमी को कंफ्यूज करता है, क्योंकि केतु है ही कंफ्यूजन का ग्रह। मंगल की राशि में बैठा हुआ, और मंगल जून और जुलाई के महीने में नीच रहेंगे। तो आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि आपको इन 2 महीनों में ज़्यादा होशियारी से अपने फैसले लेने पड़ेंगे। तीसरे घर को भी एक्टिवेट कर रहा है शनि को, तो आपको अचानक कहीं यात्रा के योग बन सकते हैं या परिवार से जुड़ी हुई कोई चिंता आपको आ सकती है। सावधान रहिएगा, किसी तरह की बीमारी भी आ सकती है जो पकड़ में नहीं आए शुरू में और बाद में आपको तकलीफ डाले। तो यहाँ आपको केतु के इस नक्षत्र गोचर से इन्हीं मामलों में सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन राहु केतु अगर लग्न में अपनी उच्च राशियों में होते हैं तो बड़ी संभावनाएं देते हैं, बहुत बड़ा राजयोग भी करते हैं। पहले 5वें, 9वें, 10वें भाव में बैठा हुआ राहु अगर अपनी उच्च राशि में हो, केतु भी, तो बहुत बड़ा राजयोग भी करता है। अगर उनके डिस्पोजिटर यानी जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी अच्छी राशियों में चले जाएं तो उन महीनों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। तो मंगल जब जब अच्छी राशियों में आएंगे इस साल जुलाई के बाद, तब तब आपको अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, अपने मंगल को मॉनिटर करते रहिए। जब जब अच्छे होंगे साल के उन दिनों, उन महीनों में आपको बहुत अच्छी तरक्की के बड़े मौके मिलने वाले हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह नक्षत्र गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। अब 12वां भाव केतु को नेचुरली पसंद है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष स्थान कहा जाता है और केतु स्वयं भी मोक्ष का ही ग्रह है। तो 12वें भाव में केतु, वह भी अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हो, क्योंकि अभी वृश्चिक राशि में है ना, वृश्चिक राशि तो उच्च की राशि है, तो आपको उच्च भावनाएं देगा। साधना वाले लोग जो हैं, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। शायद सालों सालों तक इतना अच्छा समय नहीं आएगा। शनि की 7.5 भी चल रही है और केतु भी 12वां बैठा है और शनि के नक्षत्र में बैठकर शनि को और एक्टिवेट कर रहा है। तो 7.5 रियलाइजेशन का समय होता है, जिसमें हमें अनुभूतियाँ होती हैं, जीवन की नश्वरता का अनुभव होता है, क्योंकि हम बहुत परेशानियों में पड़ते हैं और उसके बाद उनका रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम ईश्वर की तरफ भी जाते हैं। और संसार असार है, इस बात का भी अनुभव होता है, क्योंकि 7.5 में व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत परेशान भी होता है।
अपने और पराये का फर्क भी समझ में आने लगता है, कौन अपना है और कौन पराया। तो केतु इन मामलों में आपको और अनुभव देगा, तो खर्चे आपके बढ़ाएगा। 12वें घर में उच्च का केतु आपके खर्चे बढ़ाता है। कोशिश कीजिए खर्चे कहीं किसी दान में करें, यानी किसी मंदिर धर्म स्थान में दान कर दें कुछ पैसे और करते रहें, तो फिर आपको खर्चे बीमारियों पर नहीं होंगे। ये एक बड़ा अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 12वें घर में कोई भी ग्रह अगर आपको खर्चे बढ़ा रहा हो तो आप धर्म स्थान में दान करेंगे तो आपको अपने शरीर पर खर्च नहीं करना पड़ेगा या किसी बेकार की चीज़ पर आपका धन नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसी बात का विचार करना पड़ेगा। जून और जुलाई के महीने में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों मंगल नीच का है और केतु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपको तकलीफ देंगे और केतु उस तकलीफ को और बढ़ा सकते हैं। तो 7.5 के बुरे प्रभाव में आपको केतु बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप धर्म आध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो यह केतु आपको शनि को शांत करने में और उसको एक्टिवेट करने में ज़रूर मदद दे रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए केतु उनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं। तो शनि तो मकर राशि के स्वामी हैं। मकर राशि के स्वामी के ही नक्षत्र में जाना यानी राशि स्वामी को एक्टिवेट करना, और वह भी कहाँ से? 11वें धन भाव से, क्योंकि केतु कहाँ बैठे हुए हैं, किस राशि में? धन भाव की राशि में 11वें भाव में बैठे हुए हैं उच्च का। तो आपको पैसे के नए नए रास्ते खोल देंगे केतु। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि केतु 11वें भाव में बैठकर धन की उलझन भी बढ़ाते हैं, तो पैसा तो आएगा लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि आ कहाँ से रहा, यानी सस्पेंस मिस्ट्री ज़रूर रहेगी। यानी ऐसे बहुत सारे लोग जो यह उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से पैसा आएगा, वह कब आएगा वह नहीं जान पाएंगे। तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट केतु ज़रूर देता है जून और जुलाई के महीने में। लेकिन आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं केतु, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल नीच के हो रहे हैं जून जुलाई के महीने में, और वह भी सावधानी के साथ आपको अपने काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में जाकर नीच का हो रहे हैं। जीवन साथी और व्यापार का भाव है, तो जीवन साथी की सेहत के लिए बड़ी समस्या की बात होगी इन 2 महीनों में, और व्यापार के लिए भी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मंगल की स्थिति अच्छी होती चली जाएगी, फिर आपको केतु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और शनि तो आपकी राशि के स्वामी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं ही, तो केतु के गोचर के समय में जब शनि अच्छे रहते हैं और मंगल भी अच्छे रहते हैं, जब केतु मंगल की राशियों में हो तो वह महीने अच्छे होते हैं। तो उन महीनों का आप ध्यान रखिए। शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव को केतु थोड़ा सा कम ज़रूर कर देगा। पैसे के हिसाब से आपको कुछ राहत यह केतु दे रहा है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए केतु उनके 10वें भाव से गोचर कर रहा है। अब 10वां भाव कर्म स्थान है और केतु तो उलझन का ग्रह है, तो कर्म में उलझन बढ़ रही है आपकी पिछले कुछ समय से। वैसे भी आपकी शनि की 7.5 भी शुरू हुई है। तो शनि अभी हालांकि अपनी ही राशि में है, लेकिन गोचर में अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी राशियों में नहीं बैठे हैं, फिर केतु का यह गोचर और शनि का गोचर आपको तकलीफ दे रहा है, या यूं कहें शनि की 7.5 आपको तकलीफ दे रही है। केतु 10वें भाव में बैठकर आपको, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन बाकी जो भी लोग अपने काम में बदलाव चाहते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। रैश डिसीजन में आकर अपना काम बदलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत लोग गुस्से में आकर त्याग पत्र देने की बात करते हैं कि नौकरी छोड़ दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने नौकरी छोड़ी गुस्से में या हड़बड़ी में आकर, अगली नौकरी मिलेगी नहीं। केतु यहाँ आपको तकलीफ में डाल देगा, नौकरी को लेकर बड़ी उलझन हो जाएगी। और यह उलझन आपकी जून और जुलाई के महीने में विशेष तौर पर रहेगी, क्योंकि 10वें भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी मंगल उसी समय नीच के हो रहे हैं। तो यही समय वो दिखता है जिसमें आप कोई बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे और वह गलत हो सकता है। तो सावधान रहिए, इस समय में कोई आपको नया और बड़ा काम नहीं करना, या जो काम कर रहे हैं उसमें उसको करते रहिए, बदलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नुकसान ही होगा। 7.5 और केतु मिलकर यह निश्चित कर देंगे कि आप नुकसान में जाएंगे। लेकिन बाद के महीनों में, जुलाई के बाद जब मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर आपको यही केतु
राजयोग भी क्रिएट करेगा, क्योंकि 10वें भाव में अगर राहु केतु अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं तो काम के नए रास्ते भी खोलते हैं। तो यहाँ 10वें भाव का केतु आपको, जो लोग भी विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाकर बस जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। उनको देश छुड़वा देगा, या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी केतु और राहु का गोचर अभी आपके चौथे 10वें से हो रहा है, तो फैमिली, प्रोफेशन और फैमिली, इसके बीच में ही आप टॉस हो रहे हैं। तो इस बैलेंस को आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु जहाँ भी बैठेगा उस जगह पर हमारा बैलेंस खराब कर देता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करके। तो सावधान रहिए। 7.5 के बुरे प्रभावों में केतु कुछ रिलीफ आपको देगा काम के क्षेत्र में अगस्त से। मीन राशि वाले लोगों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर उनके राशि से 9वें भाव यानी भाग्य व धर्म के भाव से हो रहा है। वैसे भी कुंडली के पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म त्रिकोण माना जाता है, तो धर्म के भावों को और मोक्ष के भावों को केतु अपने भाव मानता है। इसलिए 9वें और 12वें भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है धार्मिक क्षेत्र में। सांसारिक क्षेत्र में भी बुरा नहीं माना जाता है। 9वें भाव का केतु राजयोग करता है। मनमोहन सिंह को 9वें भाव के केतु की दशा में या उसके इन्फ्लुएंस के कारण प्रधानमंत्री बन जाने का अचानक रूप से मौका मिल गया था। तो केतु इस तरह के बड़े राजयोग क्रिएट कर देता है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए केतु अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अनुराधा उनके 11वें भाव के मालिक शनि की राशि बनती है। 11वां यानी आय का भाव। तो अचानक से ऐसे लोगों को कमाई के बड़े नए रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग भी विदेश से व्यापार करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राशि का स्वामी भी 12वां और 12वें भाव और 11वें भाव यानी इनकम और विदेश के घर के स्वामी शनि की ही नक्षत्र में केतु का बैठना 9वें भाव यानी विदेश और लंबी दूरी की यात्रा के घर में। तो यहाँ यह बात अच्छी है, जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या विदेश जाकर बसना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या रिसर्च के फील्ड में हैं या कोई भी मिलिट्री, पुलिस या मेडिकल प्रोफेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो मीन राशि के वह लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जून और जुलाई के महीनों में आपको संभल कर रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस राशि में केतु बैठे यानी वृश्चिक राशि में, उसके स्वामी मंगल नीच हो रहे हैं। तो मीन राशि वाले लोगों के भाग्य के स्वामी नीच हो रहे हैं, तो जून जुलाई में उनको भाग्य में कमी महसूस होगी और इस बात को केतु और बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही मंगल अच्छे होंगे, केतु फिर आपको राजयोग का परिणाम भी देगा पूरे साल। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा गोचर है। अब देखते हैं कि हम केतु के कौन से ऐसे उपाय करें जो सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए, या यूं कहे अभी इस वीडियो में तो मैं 6 राशि के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उपाय सभी 12 राशि वाले यह कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखते हैं कि केतु के ऐसे अनुराधा नक्षत्र में जाने पर कौन से उपाय हो सकते हैं जो इस नक्षत्र से स्पेसिफिक है, जनरल उपाय नहीं। क्योंकि केतु के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जो अभी आपको स्क्रीन के अंत में दे दूंगा। केतु किस राशि में क्या करता है, केतु के नक्षत्र कैसे हैं, केतु के जनरल उपाय क्या होते हैं, आप वह भी देख सकते हैं। लेकिन यह केतु का विशिष्ट उपाय यानी अनुराधा नक्षत्र में जब जाएगा तब यही उपाय हम कर सकते हैं। किन लेवल्स पे हम उपाय करें, देखिए 2-3 तरीके से मैं उपाय बताऊंगा। पहला, वेदों में यानी वेद क्या कहते हैं कि ग्रह का क्या उपाय कर सकते हैं केतु का, यह कैसे होगा यह मैं आपको बताऊंगा। साधारण उपाय जो हम, जिनको वैदिक जानकारी नहीं है, वह भी कौन सा ऐसा उपाय करें जो साधारण उपाय है, जो कोई भी कर सकता है, वह भी बताऊंगा। और जो योग मार्ग के पथिक हैं या जो योग साधना करते हैं, वह भी कौन सी साधना ऐसा करें जिससे केतु यहाँ अनुराधा नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट देने लगे, वह भी बताऊंगा। और जो लोग भक्ति मार्ग के पथिक हैं, वह भी ऐसा कौन सा उपाय करें जो उनको केतु अच्छा रिजल्ट देने लगे। तो 4 तरह से उपाय मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं वैदिक उपाय क्या होते हैं। देखिए, वेद में मित्र और वरुण 2 ऐसे देवता कहे गए जो ऋग्वेद में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनका नाम मित्रा वरुण भी बहुत जगह कहा जाता है। और अनुराधा नक्षत्र के प्रिजाइडिंग डीएटी यानी रूलिंग डीएटी जो देवता हैं, प्रत्याधि देवता, वह मित्र हैं।
मित्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर सृष्टि के संतुलन का भार है, यानी सृष्टि में समन्वयता रहे, सभी आपस में मिलकर सभी शक्तियां सृष्टि की काम करें, यह मित्र का काम है। देखिए मित्र का मतलब क्या है? फ्रेंड। तो यह सबके मित्र हैं, इनका काम ही है सब में कोऑर्डिनेशन ले आना, कोलैबोरेशन लाना। तो यह अच्छी बात है। तो जब भी केतु इस नक्षत्र में आए तो हमें क्या करना चाहिए? मित्र की उपासना करनी चाहिए। मित्र की उपासना कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद में मित्र सूक्त है, वह आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ यह देखिए कि जिन लोगों को मित्र सूक्त नहीं पता है फिर वह क्या करें। देखिए केतु कुल देवता के भी प्रतीक है, क्योंकि केतु क्या दिखाते हैं? हमारे पास्ट बर्थ्स को और हमारे पिछले कर्मों को दिखाते हैं, हमारे कुल देवता को भी दिखाते हैं। तो आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की भी पूजा कर सकते हैं, यह भी केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। केतु का दूसरा साधारण उपाय क्या हो सकता है? यह इसी नक्षत्र से निकल कर आएगा। इस नक्षत्र का सिंबल है कमल का फूल। कमल का फूल कैसा होता है? गंदगी में रहता है लेकिन उसके ऊपर गंदगी चिपकती नहीं है। तो कमल के फूल की तरह ही यह अनुराधा नक्षत्र है, पवित्र नक्षत्र है। तो हम क्या करें? इस नक्षत्र की देवी कौन है? राधा रानी। फूल क्या है? कमल। तो भक्ति मार्ग के लोग भी या जो लोग भक्ति नहीं भी करते हैं, साधारण भी पूजा करते हैं, वह भी क्या कर सकते हैं? कमल के फूलों से राधा और कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। मंत्र क्या होगा? ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए कमल के फूलों की माला अगर आप चढ़ा सकें या कमल के फूल राधा रानी को चढ़ा सकें और कृष्ण को भी चढ़ा दें तो यह केतु अनुराधा नक्षत्र का आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप देखिए और क्या उपाय कर सकते हैं। जो योग मार्ग के साधक हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, मूलाधार और अनाहत यह दो जो शक्ति के केंद्र हैं कुंडलिनी के, उन पर केतु का और शनि का अधिकार है। इस नक्षत्र के चक्र कहे जा सकते हैं। मूलाधार क्यों? क्योंकि शनि और केतु हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को डिनोट करते हैं, यानी मूल भावनाएं। इसलिए मूल आधार में शक्ति अपनी मूल भावनाओं में रहती है। तो मूलाधार केतु का नक्षत्र होता है और मूलाधार केतु का चक्र होता है, और जिस नक्षत्र में जा रहा है शनि के नक्षत्र में उसका भी चक्र मूलाधार ही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यह भावनाओं का भी नक्षत्र है क्योंकि राधा रानी से इसका जुड़ा हुआ है। तो हृदय चक्र को भी दिखाता है जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र, आप इनमें से किसी भी चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। बैठकर शांतिपूर्वक बैठ जाइए और इन चक्रों पर यानी शरीर के इन अंगों पर अपना ध्यान रखिए और भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति को मन में लाते हुए आप अगर जप करेंगे, जो मंत्र मैंने बताया, या नहीं भी जप करेंगे, सिर्फ ध्यान भी करेंगे, तब भी आपके लिए यह केतु का अनुराधा नक्षत्र का गोचर अच्छे रिजल्ट देगा। तो जिन लोगों को यह रिजल्ट अच्छा नहीं भी दे रहा है केतु का गोचर, उनके लिए भी यह शुभ हो जाएगा। आपको अगर मेरा चैनल अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ यह बात बता दूं, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे, बाकी 6 राशियों के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है इस केतु के अनुराधा नक्षत्र गोचर को, उसे भी देख लीजिए और केतु के जो बाकी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख लें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।